हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं सुधीर शर्मा और आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी से एक टॉपिक जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। आपके क्लास 11th में ये दो चैप्टर हैं। एक चैप्टर जहां पे हम बात करेंगे विदाउट एडजस्टमेंट और एक टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे विद एडजस्टमेंट। तो बेटे जब मैं बात करूंगा विद एडजस्टमेंट, वो टॉपिक आपको तभी समझ में आएगा जब ये समझ में आएगा। और ये केवल क्लास 11th का टॉपिक नहीं है, ये ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। यानी कि जब भी हम आगे की अकाउंटेंसी करेंगे तो हर जगह ऑलमोस्ट आपको ये चैप्टर पढ़ना है। तो चलिए बिना देर करे स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या, राइट। तो बेटे मैंने यहां लिखा है इट इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो बेटे जैसे ही मैंने बोला एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, जब अकाउंटिंग पीरियड खत्म होता है, जितना भी प्रोसेस हमने किया उसका बिल्कुल एंड प्रोसेस है। आपने जर्नल की, लेजर, ट्रायल बैलेंस, और जैसे ट्रायल बैलेंस तैयार हुआ तो उसके बाद बिल्कुल एंड में जो बनने वाला है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टू डिटरमाइन दी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, भैया हमने पूरे अकाउंटिंग पीरियड में, पूरे एक साल में कैसी परफॉर्मेंस रही हमारे बिजनेस की, इस चीज को जांचने के लिए, चीज को देखने के लिए एक स्टेटमेंट हम तैयार कर रहे हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जिसको हम लोग फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं। फाइनल मतलब बिल्कुल एंड में बन रहा है, इसलिए इसको फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा बच्चे, हम ये जानना चाहते हैं कि भैया ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया या फिर लॉस कितना इंकर्ड हुआ, और फाइनेंशियल पोजीशन हमारी कैसी है। यानी कि ये दो चीजें हमें जाननी जरूरी होती है और ये बिना फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए हमें समझ में नहीं आएंगी। अब क्वेश्चन कहता है सर व्हाट वी नीड। आपको मैंने कहा कि ये लो जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर दो। तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करने के लिए क्या आपको जर्नल एंट्री चाहिए, क्या आपको लेजर चाहिए? ना ना, आपको एक चीज चाहिए, समरी, वो है हमारी ट्रायल बैलेंस। यानी कि अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करनी है तो बस एक चीज उठाओ, ट्रायल बैलेंस, जो कि सभी लेजर्स की समरी है। इसलिए देखिए बेटे इसे क्या क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर दी फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। यानी कि जितना भी हमारा अकाउंटिंग का प्रोसेस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे आके खत्म हो गया। यानी कि जितनी मेहनत हम कर रहे थे अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस जानने के लिए, जितना भी प्रोसेस हम कर रहे थे, यहां पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग जैसे आप करेंगे आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है ना। अब इसके अंदर हम कौन कौन से अकाउंट्स बनाएंगे, क्या क्या चीजें करेंगे, उसको समझते हैं। चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन से अकाउंट्स हम यहां पे बनाएंगे। ठीक है ना। मतलब कि जब फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम तैयार करेंगे तो कौन कौन से अकाउंट्स और क्या क्या चीजें हमें यहां पे प्रिपेयर करनी है। सबसे पहला बेटा ट्रेडिंग अकाउंट, देन विल प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन विल प्रिपेयर बैलेंस शीट। इन दोनों को एक साथ भी हम बना सकते हैं, अलग अलग भी बना सकते हैं। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं बेटा, ये 1 मार्कर क्वेश्चन भी पूछ सकता है। टू नो ग्रॉस प्रॉफिट अर्न, कि भैया हमने पूरे साल में कितना ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया या फिर हमें कितना ग्रॉस लॉस इनकर्ड हुआ। फिर हम आ जाएंगे जी ये जानने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो रिजल्ट मिलेगा बेटा कि हमने नेट प्रॉफिट कमाया या नेट लॉस कमाया, ये जानने के बाद फिर हम आगे आएंगे, फिर हम बनाएंगे बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट हमें क्या बताएगी, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। यानी कि जब भी आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन आएगा तो तीन चीजें प्रिपेयर कर देना, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। चलिए अब फॉर्मेट देखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, एक डेबिट साइड बेटा, एक क्रेडिट साइड। सेम फॉर्मेट फॉर P&L अकाउंट, डेबिट क्रेडिट लेजर जैसे बनते थे, लेकिन ये एट द एंड ऑफ द ईयर बन रहा है, 31 मार्च को प्रिपेयर कर रहे हैं, इसीलिए यहां पे डेट का कॉलम नहीं है। देन
बैलेंस शीट। लेफ्ट हैंड साइड, इसको डेबिट क्रेडिट मत लिखो, रहने दो। लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटीज, राइट हैंड साइड असेट्स। अगर आप यहाँ पे असेट्स और यहाँ पे लायबिलिटी कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको चलना है। ठीक है, अब बच्चे ये जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, डेबिट साइड में मैं क्या रिकॉर्ड करूंगा? डेबिट साइड में बेटा मैंने साल में, पूरे साल जितने भी खर्चे किए, मैं एक्सपेंसेस को यहां पे रिकॉर्ड करूंगा और अपनी इनकम्स को यहां पे रिकॉर्ड कर लूंगा। इन दोनों का जो कंपैरिजन होगा, इनकम साइड ज्यादा है, एक्सपेंसिव साइड कम है, तो यहां से जो बेटा बैलेंस बचेगा, इट्स कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। इफ एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम्स, तो यहां पे जो बेटा बैलेंस बचेगा वो होगा ग्रॉस लॉस। चलिए जी, और डबल लाइन से इसे क्लोज करेंगे। चलो वो तो क्वेश्चन में देखेंगे भी। ठीक है जी, ये तो समझ में आ गया बात। ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए बनाया जाता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिल गया। अब बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड करोगे? यहां पे रिकॉर्ड करोगे बेटा जी एक्सपेंसेस, और यहां पे रिकॉर्ड करोगे इनकम्स। डोंट बी कंफ्यूज, अभी बताऊंगा बेटा, यहां भी एक्सपेंस यहां भी एक्सपेंस। ऐसे कैसे कि एक ही एक्सपेंस को दो जगह नहीं, एक एक्सपेंस एक ही जगह जाएगा। अब वो कैसे फिल्टर होगा, कैसे उसका क्लासिफिकेशन होगा, बस इसी बात पे ध्यान रखना है। यहां पे रिजल्ट बचेगा बेटा जी नेट प्रॉफिट, और अगर उधर बैलेंस बचा, इट्स कॉल्ड नेट लॉस। चलिए ठीक है, यहां तो क्लियरली मैंने लायबिलिटी और एसेट्स में लिखा हुआ है। पहले इन दोनों के बारे में बात करते हैं। अब बच्चे यहां पे जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, पूरे साल में जितने भी खर्चे किए ना, उन सभी खर्चों में बेटा दो खर्चे होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। ठीक है, ये क्या होते हैं ये भी मैं बताऊंगा। डायरेक्ट क्या होते हैं, डायरेक्ट क्या होते हैं। बस अभी ये समझो कि जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट में यहां पे होंगे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहां पे होंगे बेटा जी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हो गया क्लासिफिकेशन? यानी कि मैंने आपको बहुत सारे एक्सपेंसेस दे दिए, तो आपने उसका क्लासिफिकेशन कर देना है कि सर दीज आर दी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो तुरंत इन्हें देर करे बिना ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में रख दो। और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, दैट वी आर गोइंग टू पुट इन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो ये बात समझ में आ गई। अब इनकम्स की बात करते हैं। इनकम्स का भी सेम है कि जितने भी आपकी डायरेक्ट इनकम्स होंगी, ये लो जी, और जितने भी इनडायरेक्ट होंगी। बेटा एक बात याद रखना, ये वाली साइड जो है ना क्रेडिट साइड, बड़ा इजी है, बड़ा लिमिटेड है, ये यूं हो जाएगा। लेकिन जो गलतियां हम कर सकते हैं, जो चांसेस है ना, वो यहां पे है। यानी कि हमें एक्सपेंसेस का क्लासिफिकेशन समझना है, राइट? एक्सपेंसेस का क्लासिफिकेशन समझना है। और बेटा अगर मैं किसी फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए खर्चा करता हूं, तो खर्चा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होता है। समझना, अभी मैं उसके बारे में बात करूंगा। अभी फिलहाल मैंने आपको ये बता दिया, यानी कि इसके बारे में बात करेंगे। और हम बात करेंगे टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर और टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के बारे में। ठीक है, चलिए बेटा मैं साइड हो जाता हूं, आप ले लीजिए इसका स्क्रीन। चलिए बेटा अब हम समझते हैं कि हमारे जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं बिजनेस के अंदर, हम जितने भी खर्चे करते हैं ना, उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जा रहा है। जब हम बिजनेस में खर्चे करते हैं बेटा, उनको इस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। खर्चा तो कर दिया सर, अब ये पता कैसे लगेगा कि ये किस कैटेगरी का है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा या रेवेन्यू में जाएगा। समझो जरा, अगर बेटा आपने अपनी एसेट्स को खरीदने पे, अपनी फिक्स एसेट्स को खरीदने पे खर्चा किया है, या उसको उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने पे खर्चा किया है, जिससे उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाए, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए, उसे आप चुपचाप बोल देना कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट इज इंकर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। और दूसरी तरफ कहता है जी एक बार खर्चा कर दो, लंबे समय तक बेनिफिट लो। केवल एक साल नहीं, एक बार खर्चा कर दो इस पे और 2, 4, 5, 10 साल तक
इसका बेनिफिट लेते रहो। दूसरी तरफ है बेटा हमारे वो खर्चे जिन्हें हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, जो हमारे डे टू डे के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो हमारे डे टू डे लाइक रेंट पे कर दिया, सैलरी पे कर दी, वेजेस खरीद ली, वेजेस पे कर दिए, रॉ मटेरियल खरीद लिया। ये वो सारे खर्चे हैं जिनको हम लोगों को डेली एक्टिविटी यानी कि डेली जो हमारा बिजनेस का रनिंग प्रोसेस है उसके लिए करने होते हैं। इट इज इंकर्ड फॉर रनिंग बिजनेस। यहां पे बेटा ये था अर्निंग कैपेसिटी और ये कहता है जी हमारी इंकर्ड फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने के लिए। और इसका बेनिफिट बेटा एग्जॉस्ट हो जाता है विद इन वन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो इस तरीके से ये है पहचानने का तरीका कि भैया ये कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। अब बच्चे एक तो बात कंफर्म है कि सर ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं इनकी वजह से असेट्स इंक्रीज हो रही है, तो सर ये तो बैलेंस शीट में ही जाएंगे, बिल्कुल कंफर्म है जी। और सर ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं सर या तो ये डायरेक्ट होंगे या फिर सर ये इनडायरेक्ट होंगे। अगर डायरेक्ट होंगे तो सर ये जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, और ट्रेडिंग अकाउंट में भी कहां पे जाएंगे बेटा, डेबिट साइड में। अगर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो बच्चे ये जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और कहां पे जाएंगे बेटा जी, ट्रेडिंग अकाउंट। यानी कि अब अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को फिल्टर करके बैलेंस शीट में डाल दिया तो फिर बच जाता है रेवेन्यू। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी हम क्लासिफाई करेंगे फॉर ट्रेडिंग अकाउंट, फॉर P&L अकाउंट। बेटा अगर इसको रटने की कोशिश करोगे, फॉर्मेट बुक में है, रट लो, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए बेटर ये कि समझो, समझ के अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है ना। मतलब कि अगर आपने ये बात अच्छे से समझ ली कि दीज आर दी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड दीज आर दी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, तो आपका काम आराम से हो जाएगा, राइट। चलिए अब हम देखेंगे कि भैया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के बाद, सॉरी ये तो बता ही दिया ना, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इनमें से डायरेक्ट कौन से हैं और इनडायरेक्ट कौन से हैं, बस अब इतना पहचानना है और फिर हमारा काम खत्म, ठीक है। ये बेटा आज की मैं वीडियो इधर ही छोड़ देता हूं, ठीक है ना। इतना ही पढ़ लो, नेक्स्ट क्लास में नई चीजों के साथ फिर दोबारा मिलेंगे।